Okay, so today we are going to start the chapter number 1 of class 10th, chemical reaction and equations. As you can see that बेसिकली इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशंस को हम समझेंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो केमिकल रिएक्शन हुआ और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल, ठीक है। इस चैप्टर में हम ये डील करेंगे एंड देन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वो देखेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखेंगे एंड देन रेंसिडिटी, रस्टिंग, करोजन, ये सारे चीज़ें टॉपिक देखकर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस का सिंपल मतलब समझ लेते हैं पहले क्या होता है। जैसे कोई भी दो सबस्टांस है वो आपस में रिएक्शन कर रहा है, मतलब रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। वो नया प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो जो प्रोसेस जो हो रहा है ना बनने में वो नया प्रोडक्ट, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और इक्वेशन जो अभी मैंने आपको बताया कि वो जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को हम सिंबल के हेल्प से जब हम लिखने जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास कुछ यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि मिल्क जैसे है, तो गर्मी समर सीज़न में, आज वही चल रहा है, अभी समर का सीज़न चल रहा है, तो मिल्क को आप रख देंगे टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा वो दूध को फटना हम लोग बोलते हैं, वो फट जाता है। तो केमिकल रिएक्शन हो एक तरीके से हुआ। यहाँ पे दिया है कि आयरन तवा पैन नेल लेफ्ट एक्सपोज इन द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, अगर इसे नमी में छोड़ देंगे तो क्या होता है, करोजन हो जाता है। फिर ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अभी ग्रेप्स अंगूर जो है या फिर कोई भी फ्रूट जो होता है वो फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन का सिंपल अगर मतलब ये समझिए, फर्मेंटेशन को अगर हम हटाते हैं तो सिंपल में अगर आप कोई भी फ्रूट लाते हैं, केला, एप्पल, तो घर में रख देते हैं तो कुछ दिनों में क्या होता है, वो जैसे हम बोलते हैं सड़ जाता है, स्मेल देने लगता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी जाकर वो उसका नेचर चेंज हुआ है। तो वो भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। फूड कुक होना मतलब खाना बनाना, ठीक है ना। डाइजेशन इन आवर बॉडी, फूड का हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाना, एंड वी रेस्पायर, और फिर हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो सांस लेना तो ब्रीदिंग हुआ, लेकिन सांस लिए हमने, ऑक्सीजन को लिया, फिर बाद में हमारे बॉडी में उस ऑक्सीजन के हेल्प से एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना, प्रोड्यूशन हुआ, एडीपी, एटीपी, ये सब एग्जाम्पल किसका है, केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मैं पीडीएफ के हेल्प से इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए का कोशिश करूँगा मैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे बोल दिया गया है कि एक्टिविटी में बोला गया है कि आपको एक बर्नर लेना है और टोंग लेना है जिससे हम पकड़ सकते हैं। क्या लिया है, मेन प्रोडक्ट जो हमारा लेना, ध्यान देना है, वो लेना है मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम क्या है, आपका मेटल है जो कि पीरियोडिक टेबल में 12 नंबर पे आता है, ठीक है ना। और बाद में उसको क्या करना है, फ्लेम पर जलाना है, बट उससे पहले ना कुछ प्रोसेस फॉलो करना है। उस प्रोसेस को फॉलो करना है, क्या करना है वो आपको ध्यान देखना है। तो आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको ना, उसके सरफेस को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, क्लीन करना है। किससे, सैंड पेपर आता है जिससे हम किसी भी चीज़ के ऊपर के लेयर को हटाना होता है, पेंटिंग करना होता है घर में, ग्रिल पर, ऐसे तो यूज़ करते हैं उसी से। और आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से क्लीन करके एंड देन उसको बर्नर पे जलाएंगे, ठीक है। तो जलाएंगे तो वो जलकर और एक पाउडर के फॉर्म में बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जल रहा है एंड देन पाउडर बन के क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्यों हमने, पहली बात तो ठीक है वो जलने वाला प्रोडक्ट है, जल रहा है और वो नीचे आ रहा है, बट यहाँ पे बात है कि क्यों हमने उसको रब किया, मतलब अच्छे से उसके सरफेस को क्लीन क्यों किया। तो देखिए मेटल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन
इन्वायरमेंट में है। तो जब मेटल किसी भी ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर उसके ऊपर बन जाएगा। तो कम्प्लीटली हमको बर्न होने के लिए उसके ऊपर ऑक्साइड का जो लेयर है वो हटाना है एंड देन हमको उसको जलाना है। तो ये किसका एग्जांपल दिखाया गया है, ये आप एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दिखाया गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। और भी आपको एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे एक्टिविटी 1.2 में क्या है, नाइट्रिक एसिड लिया है, लीड नाइट्रिक एसिड। लेड जो होता है वो Pb और NO3 नाइट्रेट, ठीक है ना। PbNO3 लेना है आपको एक टेस्ट ट्यूब में, जैसे हम अब दिया गया है, ओके। और उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालना है, Ki। पोटेशियम का क्या होगा K, आयोडाइन का होगा I। सॉल्यूशन डालना है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा, ओके। तो लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हम दोनों केमिकल है, जब उसमें हम दोनों को ऐड करेंगे तो लीड नाइट्रेट रिएक्शन करेगा पोटेशियम आयोडाइड के और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, जो कि एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। एक और है एक्टिविटी में कि जिंक, अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क ऑफ अ टेस्ट ट्यूब एडेड। क्या करना है, ये देखिए 1.2 में हमारे फिगर में दिया गया है कि हमको लेना है एक टेस्ट ट्यूब, ओके। टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक क्या है, आपका मेटल है, इसका छोटे छोटे टुकड़े लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 जिसका केमिकल फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है। ये आप इसमें ऐड करेंगे और उसके ऊपर से एक कॉर्क लगाएंगे और उसमें से एक पाइप लगाएंगे जिससे गैस इजीली निकल सके। इतना ऐड करने के बाद आपको ये कुछ ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो देखिए ये जिंक जो है मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट यहाँ पे लिया गया है। तो मेटल और एसिड जब रिएक्शन करता है ना तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस के फॉर्म में जो रिलीज होगा वो H2 गैस निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस को अगर आपको चेक करना है, कंफर्म करना है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करना है, लाइटर से आपको इसके ऊपर लाइटर लगाना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस का नेचर होता है कि वो पॉप साउंड से वो क्या करता है, जलता है, मतलब ब्लास्ट करके ऐसा जलेगा, ठीक है। तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ, क्या, जिंक Zn प्लस H2SO4 का जब रिएक्शन होगा तो ये भी क्या होगा, आपका एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ एग्जांपल ही देख रहे हैं। हमारा जो केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन एंड इक्वेशन है, मेन हमारा जो काम है ना वो इक्वेशन ही लिखना है। एग्जांपल तो याद हो जाएंगे पर आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। कुछ चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि अगर केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, कुछ हमने चीज़ों को किया है, डिटरमाइन मतलब स्पेसिफाई किया है कि ये अगर ऑब्जर्वे हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे चेंज इन स्टेट में चेंज हो रहा है। स्टेट का मतलब कि हुआ कि फेज चेंज होना, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये हुआ। तो अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो रहा है तो भी चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो भी, एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये चीज़ें अगर आपको दिख रहा है किसी रिएक्शन में तो आप बोलोगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, मतलब हाउ डू वी से दिस रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ एक हो रही है या टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, गैस निकल रहा है, कलर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा बोला है कि हमने ऊपर सारा चीज़ें ये देखा कि हो रहा है, बट व्हेन वी विल स्टडी द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर।
मेनली यहाँ पे ना सिम्बॉलिक मतलब सिंबल रिप्रेजेंटेशन हमको दिखना है सिंबल से। तो थोड़ा सा हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जैसे पीरियोडिक टेबल आपको पता ही होता है, होगा ही पता होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। कम से कम आपको 20-30 तक तो याद ही होना चाहिए 10th लेवल पर। एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक मास के साथ प्लस सिंबल का, जैसे सोडियम का अगर पूछे तो एन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि उसका एटॉमिक उसका सिंबल होता है सोडियम का 11 पे आता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, ठीक है। तो ये क्लियरली आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिर केमिकल इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम होगा अगर वो वर्ड में दिया हुआ है तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, ये एग्जाम्पल देखिए क्या दिया गया है। ये दिया गया है कि आपके पास एक मैग्नीशियम का एक रिबन है, आपने उसको रख दिया इन्वायरमेंट में, हवा में रख दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, अब बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। केमिकल सिंबल यूज़ करेंगे अभी बाद में, पर अभी वर्ड में लिखा गया है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन एंड देन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। एक चीज़ है रिएक्टेंट इसको बोलेंगे, ठीक है ना, जो मिलकर दो सबस्टांस मिलकर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमारा बन रहा है, ठीक है, रिजल्ट मिल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये इजी है काफ़ी, उतना वो नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, द रिएक्टेंट आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विद द प्लस साइन। दो अगर मान लीजिए रिएक्टेंट आपने लिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड में लिखिए और दोनों को सेपरेट कर दीजिए प्लस है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो राइट हैंड साइड में बनेगा। और अगर दो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको भी प्लस साइन से क्या करना है, सेपरेट कर देना है, ठीक है ना। पर हमारे केस में यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, तो हमने प्लस नहीं यूज़ किया। नीचे एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि प्लस साइन यूज किया गया है, ठीक है ना। तो आई होप केमिकल इक्वेशंस का स्टार्टिंग हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, ओके। अभी जो है केमिकल राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन की बात करें तो आपका एग्जाम्पल ऊपर दिया गया था, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिंबल क्या होता है, Mg होता है, ओके। ऑक्सीजन का होता है O, लेकिन यहाँ पे O2 लिया गया है। क्यों O2 लिया गया है, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन आपका गैस के फॉर्म में रहेगा तो इन्वायरमेंट में वो डायटॉमिक फॉर्म में रहता है। अब डायटॉमिक क्या होता है, जो दो एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, O प्लस O, ठीक है ना, O प्लस O अगर है तो हम बोलेंगे क्या है, वो डायटॉमिक है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम डायटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो अभी बेसिक चीज़ें स्टार्ट हो रही है, तो हम बेसिक वाला डिस्कस कर रहे हैं। अभी इस पर प्लस चार्ज है, Mg पे प्लस चार्ज होता है, कितना होता है, +2 चार्ज होता है, ये सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है ना। लेकिन अभी बेसिक से हम देख रहे हैं, तो ये समझ में आया ना आपको कि केमिकल इक्वेशन मतलब जो रिएक्शन हो रहा था उसको हमने क्या कर रहे हैं, अब हम इक्वेशन में लिख रहे हैं और यूजिंग अ सिंबल के हेल्प से, क्लियरली, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने केमिकल रिएक्शन लिखा, अब उसे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हमको करने आना चाहिए, ठीक है ना। बैलेंस का मतलब क्या हुआ ये समझ लेते हैं पहले टर्म। बैलेंस का मतलब कोई भी एलिमेंट जितना LHS में हो उतना ही RHS में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, तो इसका कोफिशिएंट देखिए, तो कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब तो मैग्नीशियम 1 है, तो इधर मैग्नीशियम कितना है, Mg कितना है, इधर 1 है, प्लस O2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ O है, तो ये जो है आपका बैलेंस नहीं है, दिस इज़ अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ जो दिया गया ये क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस इक्वेशन में क्या होना चाहिए,
नंबर ऑफ एटम इन अ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द इन अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिएक्शन जो हमने लिखा हुआ है उसको कैसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ओके, so now we have some example, more example. Now let's take this one. So here is example, just we can say that जिंक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंबल यूज़ नहीं किया गया है, उसका एलिमेंट का नाम यूज़ किया गया है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हमने ऊपर डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट को हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड में, और अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है तो उनको प्लस से सेपरेट करते हैं। तो देखिए प्लस से सेपरेट कर दिए हैं। जो भी प्रोडक्ट बनता है वो राइट हैंड साइड में आता है RHS में, और अगर दो प्रोडक्ट बना है तो उसको भी क्या करेंगे, प्लस साइन से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, इजीली आपको ये चीज़ दिख रहा है। नाउ अब आते हैं, हमारा सिंबल रिप्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। यही तो हमारा है एग्ज़ाम पर्पज़ से, यही तो हमको देखना है। ठीक है, तो जिंक को Zn बोलते हैं सिंबल रिप्रेजेंटेशन, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो ये मेटल है और ये एसिड है। तो ये भी एक चीज़ अभी याद रखने वाली है कि कोई भी अगर मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा और उस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे जिंक जो है ना वो SO4 के साथ चला जाएगा, मतलब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये तो एक रिएक्शन हो गया हमारा। पर हम पढ़ रहे हैं कि बैलेंस की बात करेंगे। तो बैलेंस का मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ प्रोडक्ट। जितना आपका रिएक्टेंट में होगा एलिमेंट उतना ही आपका प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ जिंक देखिए कितना है, यहाँ जिंक 1 है, 1 है, यहाँ प्रोडक्ट में भी जिंक 1 है। ठीक है, ये तो बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन H2 है, मतलब यहाँ पे ये 2 है तो ये 2 काउंट होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर हाइड्रोजन देख लेते हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये तो बैलेंस 2 जी हमको मिल गया। अब सल्फ़र देखते हैं, तो सल्फ़र यहाँ पे S है, सिर्फ S, तो इधर भी क्या है, सल्फ़र S है, 1 है, सही है। और O4 मतलब ऑक्सीजन 4 है, तो इधर ऑक्सीजन कितना है, प्रोडक्ट में भी 4 है। मतलब ये रिएक्शन हमारा क्या है, बैलेंस है। तो अगर कोई रिएक्शन अनबैलेंस है तो उस रिएक्शन को बैलेंस करना है हमें, तभी हमारा रिएक्शन क्या होगा, कम्प्लीटली राइट होगा। ठीक है ना, रिएक्शन अगर अनबैलेंस है तो आपका वो रॉन्ग माना जाएगा। तो रिएक्शन को हमेशा हमको बैलेंस करना चाहिए, करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके में तो ये चीज़ें दी गई है। ओके, नाउ थोड़ा सा हम फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं जिंक यहाँ बताया है कि रिएक्टेंट में 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन में 2 है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी 2 है, और सल्फ़र 1, उधर भी 1, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, बराबर। तो बैलेंस का मतलब समझ में आया ना, जितना रिएक्टेंट उतने प्रोडक्ट, मतलब उनके एटम। ठीक है ना, यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया गया है, आयरन Fe मतलब क्या होता है, आयरन है। आयरन को जब पानी में डालेंगे H2O तो बनेगा आपका Fe3O4 और फिर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, फिर से हमको चेक करना है बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है, Fe कितना है, यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, पर इधर कितना है, 3 है। तो ये तो आयरन अनबैलेंस पहले ही दिख गया। फिर भी हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, नहीं 1 है, पर इधर कितना है, 4 है, मतलब ये हमारा अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस हमको करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बैलेंस करने का प्रोसेस यहाँ पे आपकी किताब में कम्प्लीटली दिया गया है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, हम अगर समझे इसको इजी तरीके से क्या है, तो आपको मल्टीप्लाई करके हमेशा जो है ना साइड में ही आपको मल्टीप्लाई करना है, साइड में, ये नहीं कि आपने इसके सब्सट्रैक्ट में आपने यहाँ पे लिख दिया, कोफिशिएंट जिसे बोलते हैं ना, उसी साइड आपको बैलेंस करना है नंबर लिखकर।
उसके सबस्ट्रेट में आपको नहीं लिखना है नंबर को। क्लियरली पता चल रहा है आपको? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए आयरन 1 है पर इधर आयरन 3 है, इधर यहाँ पे 4 इन्होंने बाहर से लगाया हुआ है, तो 4 यहाँ पे पहले लगाया गया, तो 4 यहाँ पे देखिए 4 2 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा 2 हो गया, ये तो अनबैलेंस हो गया। तो फिर मुझे इसको 8 करना है, तो मैं इसको इसके जगह पे 4 जो है लिखूँगा, तो मैं कोफिशिएंट में ही यहाँ पे 4 लगाऊंगा। ठीक है ना, ये आपको एरो देखिए कैसे आ रहा है। ठीक है ना, 4 यहाँ पे ही आया है। ओके, तो एक चीज़ अगर ऐड कर रहा है तो दूसरा अगर अनबैलेंस हो रहा है तो फिर उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, बट कोफिशिएंट को ही हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे उसमें, राइट। एंड देन अगला क्या है? अब अगला, अभी बैलेंस तो हमारा नहीं हुआ, अब हाइड्रोजन बैलेंस तो हो गया है। ठीक है ना, अब अगला स्टेप में ऑक्सीजन आयरन को बैलेंस किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे Fe3 है ना, Fe3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो मैंने क्या बताया कि आपको कोफिशिएंट में ही आपको मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि आप यहाँ पे 3 लिख दोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो 3 कोफिशिएंट में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो 3 Fe कर दिए, चलो 3 Fe यहाँ भी हो गया, 4 H2O यहाँ पे लिया गया। तो देख लेते हैं बैलेंस है क्या? 4 2 8, हाइड्रोजन 8 है, इधर भी 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होता है एक तरह, कोफिशिएंट बोले हैं तो मल्टीप्लाई ही होने वाला है। तो 4 यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और 4 से करेंगे तो 4 ऑक्सीजन मतलब हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 दिया गया है, मतलब हमारा बैलेंस हो गया ये इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट में ही आपको रखना है, आपको ऐसे नहीं ऐड कर देना है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें नहीं ऐड करना है। क्लियर? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हमें बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं और हमें ये प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे तो ही ये अच्छे से आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आयरन का वाटर के साथ, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और उसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जब कोई रिएक्शन होता है ना तो बहुत हमको इम्पोर्टेंट होता है ना कि आप रिएक्शन किस कंडीशन पे करा रहे हैं। यहाँ पे दिया है ना 340 ATM, मतलब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होगा। ऐसे रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ऐसे रिएक्शन आप कराएंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। कितना? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेंटेन करना है इतना। तो आप सिस्टम उसके लिए बनाएंगे, जैसे प्रेशर कुकर होता है उसी प्रकार से आप वैसे सिस्टम अपना बनाकर एंड देन रिएक्शन करवाएंगे। ये देखिए फोटोसिंथेसिस